काफ़ी समय से हम देख रहे हैं ब्लैक फंगस, वाइट फंगस या फिर येलो फंगस के नाम पर मीडिया में अलग अलग तरह की बातें चल रही है। कुछ लोग डॉक्टर के साथ में बात करके उसके बारे में सही जानकारी देते हैं, कुछ लोग व्हाट्सएप पर फेक जो इन्फॉर्मेशन है वो फैलाते हैं। डॉक्टर शेखू हमारे साथ मौजूद है, जो महाराजा अग्रसेन मेडिकल कॉलेज में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। उनसे हम जानेंगे डिटेल में कि ये जो फंगस है एक्चुअल में है क्या, नई बीमारी है या फिर पुरानी है। डिटेल में सब जानकारी चाहेंगे जो किसी भी एक आम दर्शक के लिए ज़रूरी है। नमस्कार सर। नमस्कार। पहले आप अपना पूरा परिचय दीजिए। मैं सिर्फ नाम बता पाया हूँ, अगर उससे आप ज़्यादा बता पाए। मैं डॉक्टर शेखू बिश्नोई, मैं मेडिकल कॉलेज अग्रवा में डिपार्टमेंट ऑफ साइकेट्री में हूँ। मैं एसोसिएट प्रोफेसर के तौर पे वहाँ पिछले 7-8 साल से काम कर रहा हूँ। और रिसेंटली जब हम लोगों ने देखा कि हमारे पास कुछ पेशेंट्स आने लग गए थे जिनको थोड़ा सा सर दर्द था, तो वो बोल रहे थे कि नहीं, कहीं मुझे ब्लैक फंगस तो नहीं हो गया है, ब्लैक फंगस तो नहीं हो गया। इसीलिए मुझे लगा कि इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी प्रोपेगेट की जाए। अगर हम जानना चाहें, जैसे आपका पूरा जो एक्सपीरियंस है उसका फ़ायदा थोड़ा हम लेना चाहेंगे कि जो ब्लैक फंगस है असल में बीमारी क्या है, इसमें क्या होता है किसी पेशेंट को अगर होती है तो। बेसिकली ब्लैक फंगस जब हम लोग पढ़ते थे और जब हम लोग ब्लैक फंगस के बारे में बस जानते थे कि एक ब्लैक फंगस करके कोई बीमारी होती है जिसको साइंटिफिकली म्यूकरमाइकोसिस बोला जाता है। म्यूकरमाइकोसिस, माइकोसिस मतलब कोई भी फंगस या फंगल इन्फेक्शन को बोलते हैं। तो इसके ज़्यादातर पेशेंट्स होते थे तो वो वही लोग होते थे जैसे किसी को बहुत ज़्यादा अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ है, या फिर किसी को लंबे समय तक इम्यूनोसप्रेसेंट ड्रग्स दी गई है, जैसे कि कुछ जोड़ों की बीमारियों में दी जाती है या फिर अस्थमा में दी जाती है। अगर वो हाई डोज में किसी मरीज़ को चली होती है तो उन मरीज़ों में कुछ केसेस में जहाँ हाइजीन प्रॉपर मेंटेन नहीं होती थी तो फंगल इन्फेक्शन होने का खतरा बढ़ जाता था। तब कुछ लोगों में म्यूकरमाइकोसिस पाया जाता था। लेकिन रिसेंटली हम लोगों ने सुना कि लगातार मीडिया बता रहा है कि काली फंगस आ गई है, ब्लैक फंगस आ गई है। न्यूज़पेपर्स में हर जगह पैनिक हो रहा था। इतना ज़्यादा पेशेंट्स मैंने तो नहीं देखे, और मुझे यकीन है कि किसी और डॉक्टर ने भी एक साथ इतने सारे केसेस नहीं देखे होंगे। और अगर हम देखने के रूप में, जैसे अगर किसी मरीज को हो गया है तो किस तरीके से उसका इफ़ेक्ट दिखता है, किस तरह के लक्षण उसके अंदर दिखते हैं? ज़्यादातर अभी हम लोग देखें तो वो पोस्ट कोविड ही पेशेंट्स को हो रहा है। कोविड में कुछ मरीज़ ज़्यादातर क्या पाया जाता है कि जैसे लोग व्हाट्सएप, फेसबुक इन जगहों से या फिर गूगल से जानकारी प्राप्त कर लेते थे। एक दो मैंने यूट्यूब पे भी देखा, व्हाट्सएप पे वीडियोस शेयर हुए जिनमें लिखा था कि नहीं, 2 रुपये की गोली से कोरोना का रामबाण इलाज, रेमडेसिविर की ज़रूरत नहीं है या ये गोली की ज़रूरत नहीं है, भर्ती होने की ज़रूरत नहीं है। तो वो ज़्यादातर दवाइयों में स्टीरॉइड्स होते थे। स्टीरॉइड्स बेसिकली 2 एज्ड स्वॉर्ड है, 2 धारी तलवार है। स्टीरॉइड का प्रयोग हमेशा एक क्वालिफाइड डॉक्टर ही करे तो अच्छा रहता है। अगर डोज स्टीरॉइड की एक लिमिट से किसी ने ज़्यादा ले ली तो उसकी इम्यूनिटी कम हो जाएगी। अगर उसकी इम्यूनिटी कम हो जाती है तो उसमें सुपर इन्फेक्शन होने की संभावना बढ़ जाती है। वो सुपर इन्फेक्शन चाहे फंगल इन्फेक्शन हो या बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो। इसी कारण से म्यूकरमाइकोसिस या ब्लैक फंगस के पेशेंट्स का रिस्क थोड़ा बढ़ने लग गया। और जैसे आप जो स्टेरॉइड बता रहे हैं, ये क्या पर्टिकुलर मेडिकल शॉप्स में या फिर डॉक्टर के द्वारा ही दिया जाता है या फिर आम दुकानों पर भी मिल जाता है? देखिए, ये एज पर रूल्स तो कोई क्वालिफाइड डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन से ही मिलना चाहिए, लेकिन ऐसा है नहीं रियल में। लोगों को दुकानों से स्टेरॉइड्स मिल रहे थे, लोग लगातार ले रहे थे। इवन कुछ लोग बार बार बांटे आ रहे थे कोरोना किट करके, उसमें भी स्टेरॉइड्स थे। लोगों को पता नहीं था कि किस डोज में लिया जाता है। स्टेरॉइड को एक पर्टिकुलर डोज में लेना होता है और लेने के बाद उसकी डोज अचानक बंद नहीं करी जा सकती, उसकी डोज धीरे धीरे टेपर करके बंद की जाती है। तो ब्लैक फंगस का एक कारण स्टेरॉइड की ओवरडोज थी। दूसरा कारण जो कि बताया जा रहा है, ऑक्सीजन सिलेंडर्स। जैसे ही अराउंड 20-25 दिन पहले अचानक केसेस बढ़ने लग गए, ऑक्सीजन सिलेंडर्स लोगों ने होर्ड करना शुरू कर लिया, इकट्ठे करना शुरू कर लिया। उसके बाद में
अनस्टरलाइज कंडीशंस में वो ऑक्सीजन सिलेंडर घर घर, ऑक्सीजन सेवा, ऑक्सीजन लंगर, ऐसे ऐसे शब्द हमने सुने कि लोगों को घर में ऑक्सीजन दी जा रही है। और बताया जा रहा था कि कुछ इवन मेरे जानकारी में भी बहुत लोगों के पास ऐसा हुआ कि नहीं, खुद ऑक्सीजन ले लो तो कोरोना से ठीक हो जाते हैं। अच्छा। तो ऐसा कुछ था नहीं। अब मैं एक क्वालिफाइड डॉक्टर हूँ, या मेरे जैसे जो कोविड को ट्रीट कर रहे हैं वो लोग, उनको पता होता है कि ऑक्सीजन कितना लीटर प्रति मिनट जाना है, किस मरीज़ में ऑक्सीजन ज़रूरत है। एक पर्टिकुलर अमाउंट से कम अगर ऑक्सीजन सैचुरेशन मरीज़ में हो रहा है तो ही ऑक्सीजन शुरू करनी होती है। तो वो ऑक्सीजन सिलेंडर्स घरों में दिए गए। ऑक्सीजन फ्लो मीटर में जो पानी डाला जाता है वो स्टरलाइज वाटर होना चाहिए या नॉर्मल सैलाइन होना चाहिए। वो ज़्यादातर लोगों ने नॉर्मल पानी उसमें प्रयोग किया। उससे भी लगातार मास्क के लगाए रहने से ऑक्सीजन जाती रही और उससे भी फंगल इन्फेक्शन होने का रिस्क बढ़ा। सर, जो ये होती है, जैसे पिछले कुछ दिनों से हम लोग ऑक्सीजन की किल्लत महसूस कर रहे थे, तो ऐसी सिचुएशन आई जब हम लोगों ने जो इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन होती है उसका यूज़ करना शुरू कर दिया जी। तो उसका इस पर क्या असर पड़ता है? मैंने किसी व्हाट्सएप स्टेटस देखा, उन्होंने लिखा था कि उनके कोई जानकार थे जो वेल्डर थे, उन्होंने उससे सिलेंडर लिया, उसमें ऑक्सीजन की परमिशन लेके ऑक्सीजन भरवाई और वही पेशेंट को दी गई। तब मैंने उनको मैसेज करके पूछा कि आपने इसका स्टरलाइजेशन प्रोसीजर तो फॉलो किया होगा, तो उनको इस बारे में ज्ञान ही नहीं था। तो बेसिकली मेडिकल ऑक्सीजन और इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन दोनों, अगर हम लोग उसकी वो देखें, बेसिक केमिकल स्ट्रक्चर देखें तो सेम होगी, लेकिन एक मेडिकल में कोई चीज़ यूज़ होगी तो वो प्रॉपर स्टरलाइजेशन प्रोसीजर से जाके बनेगी। उसमें फंगल इन्फेक्शन, फंगल स्पोर्स, बैक्टीरियल, वायरल कुछ भी नहीं होगा। लेकिन जो इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन है उसमें थोड़ा रिलैक्सेशन होता है। तो ये भी एक कारण है कि कुछ केसेस इस कारण से बढ़े जा सकते हैं। और अभी एक चीज़ नई और साथ में कह रहे हैं कि ब्लैक फंगस के बाद में वाइट फंगस आ गया है। मतलब कैसे इस चीज़ को प्रेजेंट किया जा रहा है? जैसे कि कोरोना की सेकेंड वेव आई है, उसके बाद लोगों ने कहा कि ब्लैक फंगस आ गया, जैसे बहुत बड़ी महामारी के तौर पे आया ये। अब कहा जा रहा है कि वाइट फंगस आ गया है। तो वाइट फंगस, ब्लैक फंगस और एक और जो कल के दिन हम मीडिया में नाम देखा था, येलो फंगस, ये 3 चीज़ें आ रही है। इसमें क्या क्या फ़र्क है और क्या किस चीज़ से, आपने जैसे ब्लैक फंगस का बताया, वाइट और येलो में क्या फ़र्क है और वो दोनों ब्लैक से डिफरेंट कैसे हैं और इफ़ेक्ट क्या डालेगा बॉडी पे? देखिए, पहली बात तो वाइट फंगस, ब्लैक फंगस या फिर येलो फंगस, ये मैं एक बात बता दूं कि एक पर्सन टू पर्सन ट्रांसमिशन इनका नहीं है। तो जो लोगों में एक पैनिक हो गया है कि नहीं इसको म्यूकर हो गया है या फिर इसको ब्लैक फंगस हो गया तो ये मेरे में ना फैल जाए, पर्सन टू पर्सन ट्रांसमिशन इसका बिल्कुल रेयर है, जिसका चांस बिल्कुल ही नील या जीरो के बराबर है। कोरोना में पर्सन टू पर्सन ट्रांसमिशन है, बट फंगल इन्फेक्शन उसी को होगा और उसी की ही डोज उसी को होगा जिसमें इम्यूनिटी कॉम्प्रोमाइज़ होगी, उसको स्टीरॉइड्स लंबे समय तक चले हैं, डायबिटीज़ पुअरली कंट्रोल्ड है, इसी में ही फंगल इन्फेक्शन हो सकता है। अगर हम लोग वाइट फंगस की बात करें तो वाइट फंगस कैंडिडा एल्बिकेंस होता है, कैंडिडा का इन्फेक्शन होता है, जो बहुत लोगों में हम लोग सुनते हैं जिनको कुछ थोड़े एजेड होते हैं, जिनको दवाइयाँ चलती है, तो उनको मुंह में सफ़ेद फंगल इन्फेक्शन जमने लग जाता है ओरल कैविटी में, वही वाइट फंगस है। वो अगर अनकंट्रोल्ड पहले भी होता है कि किसी कोई मरीज जिसकी बीमारी से लड़ने की क्षमता अगर बहुत कम है तो उनमें वो चीज़ पहले से होती आ रही है। इसमें कोई नई चीज़ नहीं है कि कोई नई बीमारी आ गई है। कैंडिडल इन्फेक्शन उसी में हो सकते हैं, उसी को वाइट फंगस बोलते हैं। और इसी में अगर येलो की बात करें तो उसमें क्या होगा? येलो भी उससे थोड़ा सा डिफरेंट है। वो भी बहुत ज़्यादा जो लंबे समय तक अस्पताल में रहे हैं वो मरीज, या फिर जिनकी बीमारी से लड़ने की क्षमता कम हो गई हो, लंबे समय तक इम्यूनोसप्रेसेंट्स दवाइयाँ चली हों, उनमें येलो फंगस का रिस्क हो जाता है। येलो फंगस भी एक प्रकार का फंगस है जो कि नॉर्मल इंसान में, जो नॉर्मल हेल्दी है, चल रहा है, उसमें नहीं होता है। उसको म्यूकर सेप्टिकस बोलते हैं। वो हमारी गट में होता है, जब इम्यूनिटी कम होती है तो वो डेवलप होने लग जाता है और एक बीमारी का रूप ले लेता है। तीनों ही स्थिति में फंगस से बचने का तरीका क्या हो सकता है? दूसरा, अगर किसी को हो जाए तो फिर उसका इलाज का प्रोसीजर क्या होता है? देखिए, बचने की तो जब बात है जब हम उसके रिस्क पे हैं। अगर हम लोग अपनी बेसिक हाइजीन रोज़ फॉलो कर रहे हैं, अगर हमें कोई दिक्कत हो रही है, हम लोग एक डॉक्टर की सलाह से दवाइयाँ ले रहे हैं, तो म्यूकर होने का चांस
या फिर ब्लैक फंगस, वाइट फंगस या येलो फंगस होने का चांस बिल्कुल ही रेयर है। ऐसा नहीं है कि किसी को बचना है, मुझे ये बीमारी ना हो जाए। बेसिक्स हाइजीन होनी चाहिए, कोई भी दवाई ली जाए वो ओवरडोज में नहीं होनी चाहिए, डॉक्टर की सलाह में होनी चाहिए। तो तीनों ही बीमारियां होने का रिस्क ऑलमोस्ट नील है। और म्यूकर माइकोसिस का या ब्लैक फंगस के लिए हमारी सरकार ने बिल्कुल जल्दी वार्ड बनाया। इवन हम लोग मेडिकल कॉलेज की बात करें तो यहाँ एक डेडिकेटेड वार्ड है। हर ज़िले में वार्ड बनाए गए हैं जिनमें 50 से लेकर 100 बेड्स हैं जहाँ इन मरीज़ों का इलाज हो रहा है। इन मरीज़ों में ज़्यादातर यहाँ पे नाक के पास या सिर के पास कालापन आने लग जाता है, आँखों को ये इफ़ेक्ट कर सकता है, लेकिन इसके लिए डेडिकेटेड डॉक्टर्स हैं जो कि इलाज कर रहे हैं और मरीज़ ठीक भी हो रहे हैं। बहुत ज़्यादा रिस्क की बात नहीं है, ठीक होने की चांस ज़्यादा है। ठीक हो रहे हैं। कुछ पेशेंट्स में जिनमें कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा हैं, जो कोरोना से पहले से ही बीमार ज़्यादा थे, उनमें डेथ्स हो रही हैं। बट ऐसा नहीं है कि कोई पैनिक लाइक सिचुएशन है, ऐसा नहीं है। और सर मैं जैसे जानना चाहूँगा, कोविड की वजह से आप जैसे डॉक्टर हैं या आपके बहुत सारे साथी हैं, हमने देखा बहुत ज़्यादा उन लोगों को काम करना पड़ा है। उनके अलग अलग एक्सपीरियंस रहे हैं। कई जगह पर जो खबरें आई थी, जो अच्छी बात नहीं है कि लोगों का जो व्यवहार है उनके प्रति अच्छा नहीं होता है। उसके बारे में थोड़ा बताइए कि अपने जो मेडिकल कॉलेज में काम कर रहे हैं, बाकी जो डॉक्टर है, आपके साथी है, नर्स है, कंपाउंडर है या बाकी जितने भी कोविड वॉरियर है, उनको काम पे कितना इफ़ेक्ट पड़ा है, कितने घंटे ज़्यादा उनको काम करना पड़ रहा है या ज़िंदगी पे क्या इफ़ेक्ट पड़ रहा है? देखिए, जो प्राइमरीली कोरोना को जो ट्रीट कर रहे थे वो एनेस्थीसिया के डॉक्टर्स थे, जनरल मेडिसिन के डॉक्टर थे, ईएनटी के डॉक्टर्स थे, जूनियर डॉक्टर्स थे। उन्होंने काफ़ी ज़्यादा लगातार शुरू से ही मेहनत करे आ रहे हैं। उन लोगों ने काम किया। उन लोगों की ड्यूटी 12-12 घंटे की लगातार ड्यूटीज़ होती थी। शुरू में पीपी किट पहन के वार्ड के अंदर जाना पड़ता था, जो कि बहुत ही मुश्किल था। पेशेंट्स का लोड अगर हम लोग 15-20 दिन पहले देखें तो 300 पेशेंट्स को भरे होते थे। कुछ हद तक डॉक्टर्स काम कर रहे थे, लिमिटेशंस थी, कॉम्प्लिकेशंस थे, ट्रीटमेंट नहीं हो पा रहे थे। तो पेशेंट्स को लगता था कि नहीं, कुछ पेशेंट्स को, ऐसा नहीं कि ठीक होके ज़्यादा जाते थे, डेथ्स बहुत ही कम थी हमारे यहाँ, बट कुछ पेशेंट्स को जिनकी आशाओं पे नहीं हो पाता इलाज, तो वो लोग थोड़ा सा एग्रेशन दिखाते थे। लेकिन डॉक्टर्स ने काफ़ी ज़्यादा अच्छा काम किया और अभी तक कर रहे हैं। और अगर मैं जानना चाहूँ एक जनरल नॉलेज के लिए, बाकी लोगों के लिए भी, जो लोग कोशिश करते हैं कोविड के सिम्टम होने के बावजूद टेस्ट नहीं करवाते और सोचते नहीं बुखार है, हो जाएगा, पहले भी होता था, सरकार ने नया नाम दे दिया है बीमारी का, इस तरीके की बातें घरों में या मोहल्ले में होती है दोस्तों के बीच में। प्लस वो फिर आयुर्वेद की तरफ जाते हैं और उसमें भी प्रिकॉशन वो किसी से डॉक्टर से नहीं मिलते हैं, आयुर्वेद के अपने हिसाब से यहाँ वहाँ पे वीडियो देखे दवाइयाँ ले आते हैं। उन लोगों को क्या मैसेज दे सकते हैं? और उसके साथ कोई भी आखिरी बात जो आप कहना चाहें, यहाँ पे हम इंटरव्यू ख़त्म करेंगे। देखिए, सबसे पहले तो हम लोग डिनाइल में नहीं रह सकते हैं। लोगों में ये धारणा है कि नहीं, कोरोना कोई एक बीमारी नहीं है। अगर बीमारी नहीं होती तो इतनी ज़्यादा अर्थव्यवस्थाओं पे इफ़ेक्ट नहीं आता, इतनी डेथ्स नहीं होती। अभी कुछ दिनों से लगातार 4,500 डेथ्स रोज़ इंडिया में हो रही हैं कोविड एक अकेली बीमारी के कारण। तो डिनायल तो कभी भी नहीं होना चाहिए। कोरोना बीमारी है और जितना हम लोगों ने ऑब्ज़र्व किया है, अगर कोरोना के सिम्टम्स आते ही अगर हमें लगे कि इस सीज़न में अगर किसी को बुखार भी है या हल्का सा भी गला ख़राब होता है, उसी दिन इलाज शुरू हो जाए तो पेशेंट्स में सीरियस कॉम्प्लिकेशंस होने का रिस्क बहुत ही कम हो जाता है। तो डिनायल जितना होगा उतनी ही ज़्यादा बीमारी फैलेगी। जैसे ही पर्सन में लगे कि किसी को बीमारी होने की संभावना है, उसी को उसी दिन अलग कमरे में बंद कर देना चाहिए, उसका खाना उसी में देना चाहिए। हेल्थ अथॉरिटीज़ को बता देना चाहिए कि नहीं, हमारे यहाँ सस्पेक्टेड कोरोना का पेशेंट है, तो इलाज होने की संभावना ज़्यादा होती है, कॉम्प्लिकेशंस कम होते हैं। वैक्सीन में अगर नंबर आ जाए तो वैक्सीन लगाना चाहिए। वैक्सीन पूरी तरह से सेफ़ है। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपका टाइम देने के लिए, जो ज़रूरी टाइम आपका था वो देने के लिए शुक्रिया। तो एक्सपीरियंस डॉक्टर से हमने आपकी बात करवाई, बीमारी में किस किस तरह की गलत धारणाएं चल रही है जो नहीं होनी चाहिए, उस सब के बारे में बात करवाई। वैक्सीन अगर आपको स्लॉट मिल जाता है तो जल्दी से जल्दी लगवा लें। कैमरा पर्सन रेटे के साथ मैं आकाश, धन्यवाद।